प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे होयसाला डायनेस्टी की। तो होयसाला डायनेस्टी के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ये जो होयसाला डायनेस्टी है, सही मायनों में कहो तो ये बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ताकत इन्होंने बाद में गेन की। तो इनके एग्जिस्ट होने की जानकारी हमको 10th सेंचुरी से ही मिलती है। लेकिन शुरू शुरू में ये लोग रूलर्स नहीं थे, राजा नहीं थे, बल्कि जमींदार, फ्यूडेटरी, सब्सिडियरी बन के काम करते थे। किसके सब्सिडियरी बन के काम करते थे? तो कर्नाटक के रीजन में जो और ताकतवर डायनेस्टीज थी, उनके सब्सिडियरीज बन के रहते थे ये। तो कौन कौन सी डायनेस्टीज उस वक्त कर्नाटक में थी? सबसे बड़ी डायनेस्टी तो थी वेस्टर्न चालुक्यास की। हमने चालुक्या की वीडियोस लगाई है, वो आप देख लेना। वेस्टर्न चालुक्यास, और दूसरी थी गंगा डायनेस्टी। तो वेस्टर्न चालुक्यास बेसिकली इन एरियाज में रूल करते थे कर्नाटक के, और गंगा डायनेस्टी साउथ में रूल करती थी। तो ये जो होयसाला डायनेस्टी के शुरुआती जो लोग थे, वो जमींदार बन के रहते थे इन दोनों डायनेस्टीज के अंदर। और बाद में जाके, यानी 11th सेंचुरी के आसपास के खत्म होने के आसपास, इन लोगों ने यही जो वेस्टर्न चालुक्या डायनेस्टी है, इनकी जमीन हथिया के अपना एक नया किंगडम खड़ा कर लिया। होयसाला डायनेस्टी कहलाया। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स यहां से क्लियर कर लो कि होयसाला डायनेस्टी किस एरिया पे रूल करती थी। तो कर्नाटक पे रूल करती थी, बेसिकली कर्नाटक पे। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और तमिलनाडु के कुछ हिस्से भी इनके कंट्रोल में थे। तो वो सब हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि होयसाला थे कौन? तो ये लोग ओरिजिनली वेस्टर्न घाट के रहने वाले थे। वेस्टर्न घाट यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक का ये जो कोस्टल एरिया है, यही वेस्टर्न घाट कहलाता है। तो यहाँ के ये लोग रहने वाले थे। इनके एक फैमिली के रूप में मौजूद होने के सबूत हमको 10th सेंचुरी से ही मिल जाते हैं। तो ये लोग 400 सालों तक एग्जिस्टेंस में रहे, लेकिन इन 400 सालों तक इन्होंने रूल नहीं किया। कुछ साल तो इन्होंने दूसरों की जमींदारी में ही गुजार दिए। ठीक, तो जब ये रूलर बन गए, जब ये डायनेस्टी बन के उभरे, तो इन्होंने अपना कैपिटल, शुरुआती कैपिटल बेलूर को चुना। बेलूर कर्नाटक, ये आप देख रहे हो, बेलूर को चुना। बाद में पास में ही हेलबीडू में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया। तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं कि होयसालाओं की कैपिटल क्या थी। तो शुरुआती कैपिटल थी बेलूर, बाद में शिफ्ट करके इन्होंने बना लिया हेलबीडू को। तो बच्चों, क्वेश्चन पेपर में आपको ज्यादातर हेलबीडू ही देखने को मिलेगा। हेलबीडू, ठीक है। बेलूर में ये काफी कम दिनों तक रहे, उसके बाद हेलबीडू शिफ्ट हो गए थे। ठीक, अब अगर बात करें कि इनके ताकत गेन करने की, ठीक है, ये जमींदार बन के रहते थे दूसरों के अंदर, वो तो ठीक है, बट एम्पायर कैसे बनाई इन्होंने, खुद को कैसे एस्टेब्लिश किया इन्होंने? तो 12th सेंचुरी आते आते ये जो वेस्टर्न चालुक्या एम्पायर है, बिल्कुल बुरी तरीके से कमजोर हो गई थी। अब क्यों कमजोर हो गई थी वेस्टर्न चालुक्या एम्पायर? क्योंकि इनकी लड़ाई बार बार चोलों से होती रहती थी। चोलों से लड़ने की वजह से इनकी पूरी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर तहस नहस हो गई थी। तो 12th सेंचुरी आते आते ये वेस्टर्न चालुक्या इतने कमजोर हो गए थे कि इनसे ताकत छीन ली। होयसाला डायनेस्टी ने जो ताकत छीनी, जो जमीन छीनी, वो वेस्टर्न चालुक्या वालों से ही छीनी। तो इस तरह जब इनकी जमीन छीन ली, उनको गद्दी से हटा दिया, तो खुद की डायनेस्टी बसा ली। ना सिर्फ वेस्टर्न चालुक्या से छीनी गई जमीन पे इनका अधिकार था, बल्कि ये थोड़ा और आगे बढ़ गए और कावेरी डेल्टा, जो कि तमिलनाडु में है, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो एरिया था कर्नाटक का, थोड़ा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु के जो फर्टाइल कावेरी डेल्टा का एरिया है, इन सब को मिला के इन्होंने खुद की अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर दी। ठीक, तो 13th सेंचुरी आते आते इनकी किंगडम बिल्कुल स्टैब्लिश हो गई थी अच्छे से। अब इनको कोई जमींदार नहीं कह सकता था, अब इनकी खुद की एक किंगडम थी। तो ये किंगडम किन एरियाज पे रूल करती थी? कर्नाटक पे तो करती ही थी, तमिलनाडु के कुछ हिस्से जो हमने देखा कावेरी डेल्टा,
और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी कुछ हिस्से इनके कंट्रोल में थे। तो ये जो होयसाला डायनेस्टी है, इनको कोई बहुत बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं जाना जाता है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए नहीं जाना जाता है। इनको जाना जाता है इस बात के लिए कि इन्होंने कन्नड़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर को जम के प्रमोट किया। तो कन्नड़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो उस दौरान इन लोगों ने काफी सारे टेम्पल्स बनवाए, 100 से ऊपर इन्होंने टेम्पल्स बनवाए। तो आज भी वो सारे टेम्पल्स जो है पूरे कर्नाटका के अलग अलग इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे और वो बहुत प्रोमिनेंट टूरिस्ट साइट्स माने जाते हैं। अगर बात करें इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो इनकी ओरिजिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो हमको जो भी पता चलता है वो इंस्क्रिप्शन या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है। एग्जैक्ट हिस्ट्री का पता लगा पाना या ये कब ओरिजिन में आए ये कह पाना मुश्किल है। हम बस राजाओं के नाम जानते हैं। तो जो अर्लीस्ट राजा इस एम्पायर का जिसका नाम हम जानते हैं वो है नृपाकामा II। तो ये आप नाम याद रखोगे, नृपाकामा II किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? होयसाला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो इनका टाइम पीरियड माना जाता है 1026 AD से लेके 1047 AD। ये वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अंदर जमींदारी करते थे या फ्यूडेटरी थे या उसके सब्सिडियरी थे, क्योंकि ये वो जमाना था जब ये लोग रूल नहीं कर रहे थे, ये एग्जिस्ट तो करते थे। फैमिली तो थी, फैमिली कहलाती तो थी होयसाला फैमिली, लेकिन दूसरों के जमींदार के तौर पे ये लोग रहते थे। ठीक है ना? तो नृपाकामा II। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर जिसका नाम हमको जानने को मिलता है वो है विनयादित्य। तो विनयादित्य जो है कल्याणी चालुक्यास के फ्यूडेटरी थे, यानी जमींदार थे। तो नृपाकामा जो है गंगा डायनेस्टी के अंदर काम करते थे। बाद में चल के ये लोग कल्याणी के चालुक्या की भी जमींदार बन गए होंगे। तो हमको बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल बता पाना तो मुश्किल है, हम बस नाम जानते हैं। तो विनयादित्य जो है हम जानते हैं कि कल्याणी के चालुक्यों के अंदर जमींदारी किया करते थे और कल्याणी चालुक्या के एक बहुत ताकतवर रूलर थे सोमेश्वर I। तो सोमेश्वर I के रिश्तेदार थे, फैमिली टाइज थे। कैसे? क्योंकि विनयादित्य की शादी हो रखी थी वेस्टर्न चालुक्यास के फैमिली में, तो फैमिली रिलेशन स्टैब्लिश हो गए थे। लेकिन तब तक इनकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट किंगडम थी नहीं, इस बात को आप समझो। पहला होयसाला एम्परर या पहला होयसाला रूलर जिसने अपनी किंगडम बनाने की कोशिश की वो थे विष्णुवर्धन। यानी अभी तक इसके पहले वाले तो सब जमींदार बन के ही खुश हैं। पहली कोशिश अपना किंगडम स्टैब्लिश करने की कर रहा है विष्णुवर्धन होयसाला। तो कौन थे ये विष्णुवर्धन होयसाला? आपको ये टाइम पीरियड वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये समझने के लिए आप समझ लो कि देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 44 ईयर्स तक रूल कर रहे थे, काफी लंबा वक्त है ये। तो इन 44 सालों में इन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करने की काफी कोशिश की और सक्सेसफुल कोशिश की। तो इन्होंने किंगडम को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया कि हम किसी के जमींदार वमींदार नहीं है, हमारा अपना खुद का किंगडम है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई द्वार समुद्र को। तो ये है द्वार समुद्र, जिसको कि आज हेलबिड के नाम से जानते हैं, हेलबिड कर्नाटक। तो यहां पे इनकी कैपिटल, इनके पहले जो थे जो जमींदार वगैरह बन के रहते थे वो बेलूर में रहते थे। तो जब ये लोग राजा बन गए तो अपनी कैपिटल बदल के हेलबिड कर दी। तो ये विष्णुवर्धन एक्चुअली तो एक जैन थे, लेकिन जो कर्नाटक में उस वक्त था हिंदू धर्म का बोलबाला था। तो अगर आपको राजा बनना है और आपकी पॉपुलेशन का जो धर्म है वही आप फॉलो करोगे, वरना आपकी पॉपुलेशन ही आपको राजा मानने से मना कर देगी। तो ये थे तो जैन धर्म के, लेकिन इन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया। विष्णु वैष्णव, तो इनको जाना जाता है कि भगवान विष्णु के काफी सारे मंदिर बनवाने के लिए इनको जाना जाता है। और क्योंकि इन्होंने अभी नई नई अपनी किंगडम बसाई थी तो इनको कई लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। तो क्योंकि अभी अपनी किंगडम बसा चुके हैं, कैपिटल वैपिटल सब सेट कर चुके हैं, तो अब ये एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इनकी पहली लड़ाई होती है चोल से,
पांड्य से और चेर से। तो पांड्य और चेर से लड़ने का मतलब है, देखो चोल का मतलब है आंध्र प्रदेश जाके लड़े, यानी एक्सपेंड कर रहे हैं ना, ये कर्नाटक से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाहर जाओगे तो दूसरे की डायनेस्टी में जाओगे तो झगड़ा तो होगा ही। तो चोल यानी आंध्र प्रदेश, पांड्य यानी तमिलनाडु और चेर यानी कि केरल। तो इन तीनों डायनेस्टी से इनके बैटल्स होने लगे, ये हमको पता चलता है। अगले जो रूलर हैं, जो सिग्निफिकेंट रूलर हैं, वो है वीर बल्लाला टू। तो वीर बल्लाला टू सबसे ग्रेट माने जाते हैं होयसाला डायनेस्टी में। क्यों माने जाते हैं वो हम देखते हैं। तो इनके पहले एक किंगडम तो स्टैब्लिश हो चुकी है, यानी होयसाला किंगडम स्टैब्लिश हो चुकी थी, तब ये गद्दी पे आए। अब इनको जिम्मेदारी थी कि अपने किंगडम को और बड़ा बनाओ। तो किंगडम को और बड़ा बनाने के लिए इन्होंने देवगिरी के यादवों को हराया। तो देवगिरी कहां है? महाराष्ट्र में है, दौलताबाद देवगिरी एक ही चीज है। मदुरई के पांड्य को हराया। मदुरई कहां है? तमिलनाडु में है। इससे पता चलता है कि ये एक्सपैंड कर रहे थे। और वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर का जो कमजोर हो चुकी थी वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर, उसको अनेक्स कर लिया। यानी वीर बल्लाल टू के टाइम पे ही जो कल्याणी चालुक्याज हैं, जिनको कि वेस्टर्न चालुक्य भी कहा जाता है, उनकी जमीन हथिया के होयसाल किंगडम में मिला लिया था। किस राजा ने? वीर बल्लाल टू ने। इनको जाना जाता है कन्नड़ लैंग्वेज और जैन साहित्य को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे उनका ओरिजिनल धर्म जैन धर्म था। तो जैन धर्म को प्रमोट करने के साथ, कन्नड़ लैंग्वेज और जैन धर्म को प्रमोट करने के लिए इनको याद किया जाता है। एक और फैक्ट, केदारेश्वर टेम्पल जो है हेलबीड में, हेलबीड क्या है? इनकी अपनी कैपिटल सिटी है। तो हेलबीड में एक बहुत मैग्निफिसेंट केदारेश्वर टेम्पल इन्होंने बनवाया। तो ये जो आप देख रहे हो ये केदारेश्वर टेम्पल है। उसी टेम्पल में एक मूर्ति है, यही है वीर बल्लाल टू की मूर्ति। तो वीर बल्लाल टू ने क्या क्या बड़े काम किए? जो कल्याणी चालुक्य की जमीन छीन के होयसाल डायनेस्टी में मिलाया, वो वीर बल्लाल टू ने ही मिलाया। ये जो इतना बड़ा टेम्पल है, ये वीर बल्लाल टू ने ही बनाया। वीर बल्लाल टू के बाद जो कुछ सालों तक जो राजा गद्दी पे बैठे, वो सिर्फ नाम मात्र के राजा थे, सब इनसिग्निफिकेंट थे। तो उनके बारे में हमको बहुत कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो आखिरी बड़े राजा हुए होयसाल डायनेस्टी के, वो थे वीर बल्लाल थ्री। तो वीर बल्लाल थ्री के बारे में हम जान लें। वीर बल्लाल थ्री आखिरी महान कहो या ताकतवर कहो, आखिरी ताकतवर राजा साबित हुए होयसाल एम्पायर के। और इन्होंने काफी अच्छे खासे समय तक रूल किया। आप देख रहे हो इन्होंने लगभग 52 साल तक रूल किया है। 52 साल कम तो नहीं होता। तो ये आखिरी राजा क्यों साबित हुए? क्योंकि उस वक्त दिल्ली सल्तनत अपनी आर्मीज को भेजा करती थी कि जाओ साउथ इंडियन किंगडम्स को हराओ, बड़े बड़े शहरों को लूटो। तो 1310 में दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन शहरों पे कब्जा किया था, अपनी आर्मी को भेजा था कि जाओ साउथ इंडिया के बड़े बड़े शहरों पे कब्जा कर लो। तो ये है द्वार समुद्र, इनका कैपिटल। तो उस मिलिट्री कैंपेन में आप देख रहे हो धार यानी राजपूतों का शहर, देवगिरी यानी महाराष्ट्र, वारंगल, द्वार समुद्र, इन सब को कब्जे में ले लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने। तो पहला हमला जो होयसाला एम्पायर पे हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही हुआ, 1311 में। लेकिन उस वक्त हेलबीड को लूट के छोड़ दिया था, यानी उसको कब्जे में नहीं किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सिर्फ लूटा और छोड़ के वापस उसकी आर्मी चली गई। दोबारा जब दिल्ली सल्तनत में कोई और राजा गद्दी पे बैठा हुआ था तो 1327 में फिर से हेलबीड पे अटैक किया गया। यानी बार बार हेलबीड पे दिल्ली सल्तनत के हमले होने लगे, ना सिर्फ हेलबीड पे बल्कि पूरे डेक्कन इंडिया पे। तो 1318 तक सारे जो हिंदू किंगडम थे, जो डेक्कन इंडिया था, उस वक्त वो इस्लामाइजेशन नहीं हुआ था।
जबकि दिल्ली सल्तनत में कौन बैठे हुए थे? इस्लामिक रूलर्स बैठे हुए थे। तो वो लोग चाहते थे कि इस्लाम जो है साउथ इंडिया में भी पहुंचे, इसलिए वो लोग सारे हिंदू किंगडम्स को खत्म कर देना चाहते थे। तो सारे हिंदू किंगडम 1318 तक खत्म हो गए थे। सिर्फ एक होयशाला डायनेस्टी जो है स्ट्रगल कर रहा था, मुकाबला तो नहीं कर सकता था उतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत से, लेकिन अपने आप को बचाए रख रहा था। तो तभी क्या होता है कि होयशाला डायनेस्टी के जो राजा थे, यही वीर बल्लाल थ्री के ही टाइम की ये सब कहानी है। तो उन्होंने दो भाइयों को नौकरी पे रखा। ये दो भाई थे हरिहर और बुक्का राय। ये दोनों बहुत ताकतवर मिलिट्री कमांडर थे। तो होयशाला डायनेस्टी वालों ने क्या किया कि मान लो ये होयशाला डायनेस्टी है, ये दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत की फौज तो नॉर्थ से होके आती थी ना, तो इन दोनों भाइयों को थोड़ी सी जमीन दे दी। तुंगभद्रा नदी है एक, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे इन दोनों भाइयों को जमीन दे दी कि दिल्ली सल्तनत की आर्मी हम तक पहुंचने से पहले तुम्हारे डायनेस्टी से होके गुजरेगी, तुम्हारे जमीन से होके गुजरेगी, तो तुम लोग उसको रोकोगे, डिफेंड करोगे। तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया, क्योंकि बार बार होयशाला पे आक्रमण होते थे, तो इन दोनों भाइयों ने इस बात का फायदा उठाया। तो इनको जो जमीन दी गई थी, उस जमीन पे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये यही दो भाई जो हैं हरिहर और बुक्का राय, इन्होंने ही विजयनगर एम्पायर बनाया था 1336 में। तो ये जो दी हुई जमीन थी वो होयशालाओं ने ही इनको दी थी। तो उस जमीन पे इन्होंने पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। बाद में ये इतने एम्बिशियस हो गए कि होयशालाओं की जमीन को भी खुद में ही मिला लिया। तो इस तरह विजयनगर एम्पायर एक्सपेंड हो गया। इन्हीं दोनों भाइयों ने होयशाला डायनेस्टी को खत्म करके विजयनगर डायनेस्टी बसा ली। तो होयशाला डायनेस्टी इस तरह से 1343 एडी में पूरी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि उसकी सारी जमीन जो है इन्हीं दो भाइयों हरिहर और बुक्का राय ने अनेक्स कर लिया, यानी कब्जे में लेके विजयनगर एम्पायर में मिला लिया था। तो वीडियो खत्म करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डायनेस्टी को बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए ही जाना जाता है। तो ये 2-3 मंदिरों के नाम आप याद रखो, ताकि कल को क्वेश्चन पूछे कि किस डायनेस्टी से जुड़ा है, तो आप समझ सको कि इसको होयशाला डायनेस्टी वालों ने ही बनाया। चेन्ना केशवा टेम्पल जो बेलूर में है, वो इसी डायनेस्टी के दौरान बना। हेलबीडू इनकी कैपिटल थी, तो ये याद रखना तो आपके लिए आसान होगा कि हेलबेडू स्टेपवेल, यहाँ पे पानी भरा हुआ होता था, एक तालाब की तरह हुआ करता था। और दूसरा हेलबेडू का होयशालेश्वर टेम्पल। तो ये जो 3 बड़े बड़े मॉन्यूमेंट आप देख रहे हो, तीनों जो है वैसे तो सैकड़ों मंदिर वगैरह इन्होंने बनवाए, बट कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम इन तीनों का नाम तो पता होना ही चाहिए। ये तीनों कल को आपसे एग्जाम में पूछे किसने बनवाए, तो आपका जवाब होना चाहिए होयशाल डायनेस्टी ने बनवाए। तो ठीक है, इस डायनेस्टी से बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, जो भी फैक्ट्स आपको जानने चाहिए वो हमने हाईलाइट कर दिए।